अब इधर तो किससे करूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर में डॉक्टर दयाराम परमार, डॉक्टर दयाराम परमार, डॉक्टर जसवंत यादव। जल्दी पहुंचो, पहुंचो सीट पे। मेरी तैयारी तो रखी रह गई सर, मेरी तैयारी तो रखी रह गई सर। अब मैं क्या करूं? रहने दो। नहीं, सब हो जाएंगे ना, उसका समय बचेगा तो मैं पूछ लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कुल 39,580 पद स्वीकृत हैं तथा नॉन सीएसआर के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पीआईपी में 3,900 पद स्वीकृत हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किए जाने का प्रावधान उक्त संविदा नियमों के नियम संख्या 20 स्क्रीनिंग में किया गया है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2 वित्त व्यय 1 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम अंतर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न सर्वंग के कुल 4,518 नियमित पद सृजित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के उपनियम 20 स्क्रीनिंग में पात्र कार्यकर्ता कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रावधान निहित है। विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है। नियमितीकरण के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी एपीओ एसओपी दिनांक 25/10/24 परिशिष्ट य में प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 को राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाइटी की अधिशासी समिति द्वारा अंगीकार किया जा चुका है। खंड 3 वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित किया गया है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के उपनियम 13(1) मानदेय एवं अन्य सुविधाएं में प्रतिवर्ष 5% मानदेय वृद्धि का प्रावधान है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। खंड 4 एनएचएम के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के रीलोकेशन किए जाने हेतु विभाग द्वारा रीलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19/2/2024 जारी की गई है। विवरण परिशिष्ट र पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, जिन संविदा कर्मियों को जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट है, रिहेबिलिटेशन वर्कर है के पदों पर नियुक्ति दी गई, इनकी योग्यता व कार्य समान है, फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन, फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन इससे कम क्यों है? क्या इनको समान वेतन देने के लिए सरकार की कोई योजना है? और जिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति लगभग 15 वर्ष हो गए और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनकी एज के बारे में क्या सरकार ने कुछ सोच रखा है कि उनको अगर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब आप परमानेंट करेंगे तब, या उनके लिए कोई मापदंड बनाया हुआ है? नंबर 1। दूसरा बाद में पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पहले 15 साल का नियम होता था कि रेगुलराइज करने के लिए, अब 1.5 साल पहले नया नियम बनाया गया जिसके अंदर 9 साल के बाद में उनको रेगुलर किया जा सकता है। अभी जो एनएचएम के अंदर जो गैप फिलिंग है, स्टेट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें टेम्पररी बेसिस पे कितने लोग चाहिए, और एनएचएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन वो 60-40 की रेशियो पर हमें 60% वो उनकी सैलरी देता है और 40% हम देते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो हैं टोटल वो 39,580 पद हैं। इसके अंदर अभी और भी रिक्रूटमेंट ऑन है। इसके अंदर जीएनएम 2,338, एएनएम 3,058 और सीएचओ 5,261 जो है ये शीघ्र ही आपके आ जाएंगे, आपके भर्ती हो जाएगी इनकी। इनके अलावा जो है, जो जैसे मैंने बोला था कि जो 15-16 साल से 15 साल से लगे हुए हैं, और अभी जो 9 साल का किया है, 9 साल वाले भी जो आ जाते हैं अपने रेगुलर के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया, पॉइंट सिस्टम कर दिया है। हर 3 साल जो है उसको 1 पॉइंट दिया है। तो जो 15 साल वाला है उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, 9 साल वाले को 3 मिलेंगे। तो इस अनुसार जो है हमने भर्ती की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इन्होंने 9 साल का कर रखा था सबको, तो ये अभी तक उनको रेगुलाइज कर नहीं पाए। पर जिनको 15 साल होगी करते हुए, उनकी एज तो और एज हो जाएंगे वो, तो उनके बारे में प्रावधान है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, रेगुलाइज तो सरकार को ही करने हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है कि उनकी 15 साल के हो गए तो उनको एज में कोई रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं देंगे? माननीय मंत्री जी, एज जो है वो सभी डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ही एक यूनिफॉर्म है। तो एज जो लिमिट है वो सब जो डिपार्टमेंट जो सरकार के होता है उसी नियम के अनुसार हम चले। श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री विनोद कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री भागचंद टाकड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया। पूरक प्रश्न है, क्या सरकार पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर गौशाला खोले जाने पर विचार रखती है क्या? अब होने दो आप, अरे अब हो गया ना, एक बार हो गया सर, आप पहले बात कर लेते। हाँ माननीय मंत्री जी, ये तो सभी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गौशालाओं के विकास हेतु गौशाला विकास जन सहभागिता योजना संचालित है। योजना अंतर्गत गौशालाओं में गो आवास, शेड, पानी का टाका, चारा भंडार आदि के लिए निर्माण हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए 90+10 की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। गोकास्ट मशीन योजना अंतर्गत प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गोकास्ट मशीन उपलब्ध करवाना, जिसके तहत 600 या 600 से अधिक गोवन संधारित गौशालाओं में से योजना के दिशा निर्देशानुसार 100 गौशालाओं का चयन किया जाकर कुल राशि रुपये 70,350 प्रति गोकास्ट मशीन, जिसमें 20% राशि 14,070 रुपये का गौशाला द्वारा तथा 80% राशि 56,280 का सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। खंड 2 गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि में स्टाम्प ड्यूटी पर मद 0030-02-800-03 में 10% तथा मदिरा की बिक्री के वेट पर मद 0040-00-800-06 में 20% अधिभार सेस लगाया जाता है तथा गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार गो सेस का व्यय गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दिया जाता है। माननीय विधायक, माननीय सदस्य।
विभिन्न मदों से प्राप्त गो सेस का विगत 3 वर्षों में दौसा जिले में गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कब कब और कितना कितना व्यय किया गया? क्या सरकार पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर गौशाला खोलने का विचार रखती है या नहीं रखती? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 1,39,00,000 गोवंश है और उसमें से 15 लाख के आसपास गोवंश गौशालाओं में संधारित है। प्रदेश में कुल पंजीकृत गौशालाएँ 4140 है, जिनमें 13.57 लाख गोवंश संधारित है। निदेशालय गौपालन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3043 पात्र गौशालाओं को निधि अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों अनुसार सहायता राशि रुपये 1056.98 करोड़ दिए जा चुके हैं। माननीय विधायक महोदय ने ये जानना चाहे कि दौसा जिले में कौन कौन सी गौशालाओं के कितना अनुदान दिया। दौसा जिले की 23 पंजीकृत गौशालाओं में कुल 1701 गोवंश संधारित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण में 5 पात्र गौशालाओं को राशि रुपये 47 लाख की सहायता दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में 6 पात्र गौशालाओं को राशि रुपये 46.44 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। वित्तीय स्वीकृति के बाद में राशि गौशालाओं के खाते में जारी की जाएगी। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा कि गौशालाओं के लिए और कौन कौन सी योजनाएं संधारित है, जो शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में है। तो माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इन गौशाला विकास योजना के अलावा गौशाला जो निराश्रित गौशाला है, गोवंश है, उनके संधारण के लिए, उनके संरक्षण के लिए पूरे राजस्थान भर में जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है। साथ ही साथ में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है, जिसमें 1,56,00,000 का प्रावधान है। 10% जन सहभागिता से राशि जमा करवा के कार्य करवाने होते हैं। साथ ही साथ में हर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल खोलने की भी योजना है और वो भी 10% राशि जन सहभागिता से जमा करवाने का प्रावधान है। तो इस तरह से ये 3 जो है नई गौशाला खोलने की योजना है। तो ये नंदीशाला पंचायत समिति स्तर पर खोलने की योजना है। शहरी क्षेत्र में भी खोल सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी खोल सकते हैं। तो जिस तरह से माननीय सदस्य से मेरा तो आग्रह है कि अपने क्षेत्र में पंचायतों में भी नंदीशाला खुलवाए, पंचायत समिति स्तर भी खुलवाए, शहरी क्षेत्र में भी खुलवाए, जिससे इन गौ माताओं का संरक्षण हो सके। श्री शांति धारीवाल, श्री देवी सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 169। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुर उपखंड में नारायणपुर गौन मंडी यार्ड घोषित है, जिसमें फल सब्जी का व्यापार होता है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बानसूर के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति बानसूर एवं गौन मंडी यार्ड नारायणपुर में अप्रैल 2018 से दिनांक 31/12/2024 तक संपादित कार्य कराए गए निर्माण कार्यों का विवरण में स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्यवार, संवेदकवार, परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3 संवेदकों से कराए गए कार्य, नाम एवं भुगतान राशि का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय से मेरा पूरक प्रश्न है, नारायणपुर में जो फल सब्जी मंडी है, वहाँ फल सब्जी मंडी का काफ़ी बड़ा व्यापार होता है, लेकिन वहाँ बिजली की, पानी की और सार्वजनिक शौचालय की कमी है, इसलिए लोगों को बड़ी असुविधा होती है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि इन मांग को पूरी किए जाए। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न ये है कि मंडी हमारे बानसूर
और मंडी नारायणपुर और कृषि मंडी से जो कार्य करवाए गए, उन 2018 से जो कार्य हुए हैं उन कार्यों की गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन्हें अन्य एजेंसी से जांच करवाकर मुझे उसकी रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करा। ये सुझाव है, प्रश्न पूछो, क्या करेंगे? मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इनकी जांच कराई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि 2018 से 2024 तक नारायणपुर यार्ड में 330 लाख के कार्य 330,53,000 के स्वीकृत राशि कार्यों की हुई, जिसमें 283.46 लाख के कार्य हुए। और विधानसभा क्षेत्र बानसूर के अंतर्गत जो कृषि उपज मंडी समिति बानसूर एवं कृषि उपज मंडी समिति अलवर के अधीन आपकी जो गौन मंडी नारायणपुर आती है, इसमें 20 दुकानें अभी तक निर्मित है और जिसमें 8 दुकानें आवंटित है और 12 दुकानें अभी रिक्त है। और दिनांक 3/8/2022 को आवंटन विज्ञप्ति जारी की गई थी, परंतु कोई भी आवेदन इसमें प्राप्त नहीं हुआ। आपकी जो प्रश्न है कि भाई इसमें हमारे विकास के कार्य हेतु, तो वो जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में कि हमने सरकार ने 330 लाख के कार्य स्वीकृत किए, जिसमें 283 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके। जो आपकी मांग है पानी, बिजली, लाइट और शौचालय की, उसको हम पूरा करेंगे, जो भी उसमें कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। और दूसरा प्रश्न आपका कि जो कार्य किए गए उनकी गुणवत्ता को लेकर जो आपका प्रश्न है माननीय सदस्यगण का, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त करते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी कमी है उसको दुरुस्त कराई जाएगी उसकी बात की। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 171। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड ए, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट पीडीएस स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना अप्रैल 2023 से प्रारंभ कर मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत राशन कार्ड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ऑपरेशन, एफपीएस ऑटोमेशन, पोर्टेबिलिटी डाटा प्रमाणीकरण, डाटा विश्लेषण, राशन कार्डों के डीडुप्लीकेशन प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में 25,527 उचित मूल्य दुकानदारों का डिजिटलीकरण कार्य किया जा चुका है, जहां पर ई पॉस मशीन, आइरिश मशीन एवं इलेक्ट्रॉनिक तुलन यंत्र से संयोजित किया जा चुका है। खंड 2, उक्त योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,06,34,518 राशन कार्ड धारी और 4,39,08,363 यूनिट को बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात पारदर्शी रूप से प्रतिमाह समयबद्ध तरीके से राशन वितरण किया जा रहा है। संबंधित लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात राशन सामग्री वितरण होने से अनियमितता की संभावना नगण्य है। खंड 3, उक्त योजना के प्रदेश के समस्त 41 जिलों की उचित मूल्य की 25,527 दुकानों को शामिल किया गया है, जिसमें से शेष 4 दुकानों बिलखेड़ा डांग जिला बारां की 2, मोठड़ी जिला बाड़मेर की 1, छिंड कोटपुतली बहरोड की 1 में नेटवर्क समस्या के कारण उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना ऑफलाइन वितरण किया जा रहा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि राज्य सरकार द्वारा जो उचित मूल्य की दुकानों पर वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री है, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, और ये जो गुणवत्ता हम इसकी जाँच करेंगे, इसके लिए क्या कोई अलग से हमने जाँच कमेटी बिठाई है क्या? माननीय सदस्यगण को मैं बताना चाहूँगा, लगातार हमारे वहाँ पर रहता है कि कहीं वहाँ पर अनियमितता नहीं हो, उसके लगातार हमारे अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और जहाँ पर भी जिन उचित मूल्य दुकानों पर जहाँ पर अनियमितता पाई जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई भी की जाती है, जिसमें निलंबित होना और ज़्यादा गंभीर कार्रवाई होने पर निरस्त उसका उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेंस, वो भी कार्य हमारे विभाग द्वारा निरंतर किया जाता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के अलावा भी दाल, तेल, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है एवं क्या सरकार इस व्यवस्था का विस्तार करने पर विचार कर रही है ताकि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ मिल सके। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कौन से तंत्र विकसित किए गए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी भावनाओं को देखते हुए जो हमारे राशन की उचित मूल्य दुकानें हैं उन पर 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर के रूप में विकसित करने का बजट में घोषणा की है, जिससे अनेक प्रकार के सामग्री वहाँ पर मिलेगी, उचित मूल्य पर मिलेगी, जिससे कि वो जो हमारे लाभार्थी है उनको लाभ मिलेगा और साथ में जो हमारा उचित मूल्य दुकानदार है उसको आमदनी भी बढ़ेगी और साथ में गांववासी और जहां दुकान है, जहां पर क्षेत्र है, उन क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट में बजट घोषणा 5000 उचित मूल्य दुकानदारों में अन्नपूर्णा स्टोर की घोषणा की है। श्री हरीश चौधरी, श्री भीमराज भाटी, श्री यूनिस खां। प्रश्न संख्या 1550। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय डीडवाना से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा, खंड ए, प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, उक्त संचालित योजनाओं के तहत विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में विगत 3 वर्षों में लाभान्वित किए गए लोगों को योजनावार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर मेरे को मिल गया, आज ही मिला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से आग्रह है कि मैंने अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा, मैंने मुस्लिम्स के बारे में नहीं पूछा है। राजस्थान में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी। तो इन्होंने खाली मुझे मदरसा बोर्ड का जवाब भेजा है। तो मेरा माननीय मंत्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आग्रह है कि 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है इस प्रदेश में, जिसमें हमारे जैन भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार क्या योजना है, उनका जवाब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि पूरा मेरे को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। समय का अभाव था या समझने में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रदेश में अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए पूछा, मैंने मुस्लिम उत्थान के लिए नहीं पूछा। और उसमें भी सिर्फ मेरे को जवाब मिला है मदरसा बोर्ड का। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मदरसा बोर्ड के अलावा भी मैं इनका वो देख रहा था, मदरसा बोर्ड के अलावा भी अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, वक्फ विकास परिषद, वक्फ, मुस्लिम वक्फ, ये सब है। और जो इन्होंने जवाब दिया है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा कि बाकी समुदाय जैसे सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, इनके लिए भी क्या राज्य सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है या उनकी कोई योजना है तो मेरे नए सिरे से उत्तर दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरा कोई ऐसा जिद नहीं है। और दूसरा मेरा यह है कि मैं इनका पढ़ रहा था वक्फ बोर्ड का, तो मैं माननीय मंत्री जी को एक तो ये निवेदन करूँगा कि एक बार मेरा पुनः इन सब समुदायों को जोड़ते हुए जवाब दे दें। और दूसरा ये है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो भेजा है माननीय मंत्री जी, आप कांग्रेस वाले ये हमेशा ये कहते हैं कि हम साहब जो है अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, और आप ये देखिए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए कांग्रेस सरकार का कि उन्होंने किस तरीके से आपके इसको उत्तर को ही मैंने देखा है कि उन्होंने 89 काम घोषित किए अपने कार्यकाल में, उनमें से सिर्फ 2 काम कंप्लीट किए, सिर्फ 2 काम कंप्लीट किए। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार, अभी हमारे केंद्रीय सरकार ने भी बजट रखा, वर्तमान सरकार ने भी बजट रखा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ये जो पिछली सरकार 2018 से लेकर के 2023 तक चली, क्या उसके कार्यकाल में जो आपने मेरे उस कार्यकाल की रिपोर्ट भेजी है, क्या सरकार उस कार्यकाल की जांच का विचार रखती है?
अगर रखती है तो वक्फ बोर्ड अकेले को ही अगर आप पकड़ लेंगे तो उसमें लगभग 1,71,00,000 की इनकम बता रहे हैं, और आप जहां भी जाओगे अध्यक्ष महोदय वहां वक्फ की संपत्तियां मिलेंगी। तो ये पैसा खा कौन रहा है, ये पैसा खा कौन रहा है, इसकी क्या सरकार जांच करवाएगी, ये मेरा सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार भी लगातार अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, निःशुल्क छात्रावास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने हेतु कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, ये सब तरह की योजनाएं इस तरह की योजनाएं हैं जो समस्त अल्पसंख्यक वर्ग को सम्मिलित करते हुए सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को देखते हुए काम कर रहे हैं। और आपका दूसरा प्रश्न कि भाई जो कांग्रेस के शासन में नया सी घोषणा है उसमें 2 पे ही काम हुआ, और आपका माननीय सदस्यगण का ये बात रखते हुए कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल सत्य है कि देश में जो भी काम हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर देखें, चाहे यदि खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी देखें, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग अलग रहा है। उनको भी सबसे ज़्यादा यदि लाभ यदि किसी योजनाओं का लिया भारत के सभी नागरिकों के साथ, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त जो 7 वर्ग 6 वर्ग आपने बताए उन सब ने लाभ लिया, और राजस्थान में भी उन सब ने लाभ लिया है। और मैं आपके माध्यम से जो आपने बात की कि जो पिछली सरकार के दौरान कार्यों में जो कमियां रही और आप उनकी जांच का विषय चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, हम आपको उसकी जांच कराकर उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा मेरे को माननीय भजनलाल जी की सरकार पर कोई मतलब अविश्वास नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास के साथ काम करेगी। चलिए, लेकिन ये जो तथाकथित लोग ग्राउंड के अंदर छापा बांधते हैं, मालाएं पहनते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो जनता के सामने इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये लाना चाह रहा था कि जनता के सामने ये आए कि ये खाली वोट के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे क्वेश्चन का नए सिरे से दोबारा जवाब देंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। पुनः मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि क्या आप जांच करवाएंगे, क्या खाली वक्फ बोर्ड की करवा दीजिए, जिससे जनता को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मिले श्री, कुछ बोलना है? बोलना है तो बताओ, नहीं कुछ उत्तर देना है तो बताओ। अब नहीं, नो नो नो, नई परंपरा नहीं, नई परंपरा नहीं ब्राजो, जो कुछ कहना माननीय सदस्य। नो, आपको कुछ कहना, आपको कोई मंत्री को जवाब देना, बोलिए। दिलवा दें, जैन वाले में दिलवा दें, ठीक, जैन और सिखों वाले में दिलवा दें। माननीय अध्यक्ष जी, डीडवाना से आने वाले सदस्य सीनियर वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने बात रखी है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होगा, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं उसकी हम जांच कराएंगे और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। धन्यवाद। श्री कांति प्रसाद, श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2995। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है माननीय सदस्य ने, सबसे पहले तो पूछा है कि कोई भी ट्रॉमा सेंटर स्टेट में बनता है उसके क्या नियम रूल्स हैं। ये रूल्स ये हैं कि 50 किलोमीटर आप कहीं भी हैं, कोई भी मेन रोड पर, उससे 50 किलोमीटर दूर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए और 2 ट्रॉमा सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। आपने जो बहरावड़ा के बारे में बात करी, आपने बोला कि वहाँ क्या ट्रॉमा सेंटर बनाने का वहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार संभव है, इसमें नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो केवल 26 किलोमीटर दूर है। फिर भी मैं एक माननीय सदस्य के ये बहरावड़ा है, वहाँ पर एक प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर नया खुलवा दूंगा मैं, जिसके अंदर 45 इक्विपमेंट होंगे और सर्टन इक्विपमेंट जैसे आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, आपके वेंटिलेटर वो होगा और ट्रेन स्टाफ होगा, ताकि आपके यूं भी 26 किलोमीटर जब दूर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बावजूद ये प्राइमरी ये जो आपके, क्योंकि वहाँ पर हाईवे पे मूवमेंट काफ़ी है आपके, इसका मैं आपको जो है प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर खोल दूंगा। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने मेरी मांग को स्वीकार किया। क्योंकि खंडार विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपने बताया कि नॉर्म्स के हिसाब से 50 किलोमीटर का जो पैरामीटर है, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरी मांग को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि खंडार विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
इसलिए खंडार की दूरी सवाई माधोपुर से लगभग 75 किलोमीटर है। मैंने कई बार सरकारों से उप जिला स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग रखी। आपसे निवेदन है कि मेरी उस मांग को भी गंभीरता से लेकर और उस पर भी इसी तरह बड़ा मन रख के सरकार से कार्रवाई करा दें। धन्यवाद। मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूं। श्री रामनिवास गवड़िया, श्री रामनिवास गवड़िया, श्री कालूराम। प्रश्न संख्या 178। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष निर्माण, जीर्णोद्धार, तीर्थ यात्रा व अन्य आधारों पर बजट आवंटित एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2, विगत 5 वर्षों में वर्ष की समाप्ति पर विभाग की विनियोजित राशि एवं वर्ष में विनियोजन से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 3, देवस्थान विभाग के स्तर से विगत 5 वर्षों में कोई नवीन धर्मस्थल का निर्माण नहीं किया गया है। खंड 4, झालावाड़ जिले में वर्तमान में देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित मंदिरों की सूची परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि हमारी सरकार 13 से 18 में रही, उसमें कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। और आपने खंड 3 पे लिखा है कि देवस्थान विभाग स्तर पर विगत 5 वर्षों में कोई नवीन धर्म स्थल का निर्माण कार्य नहीं किया गया। ये कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्ष में ऐसे कोई नवीन धर्म स्थल का निर्माण नहीं किया, तो क्या अपनी सरकार नए मंदिरों पे निर्माण करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने देवस्थान विभागों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो थोड़े बहुत काम हुए वो भी उन्होंने स्वीकृत किए, वो भी पूरे नहीं कराए। खाटू श्याम जी सहित 14 मंदिरों के उन्होंने बजट में घोषणाएं की थी, लेकिन वो काम भी उन्होंने पूरे नहीं करवाए। और सरकार बदलने के बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने उन कामों को भी वापस जोड़ते हुए 20 मंदिरों की स्वीकृति इस बार 2024-25 के बजट में की है, जिनके ऊपर डीपीआर बन रही है, एस्टिमेट बन रहे हैं और प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि अभी इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने करीब 45 मंदिरों के जीर्णोद्धार, उनके रख रखाव व सुविधाएं विकसित करने के काम भी इस बार बजट में घोषणा की है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है देवस्थान के प्रति, मंदिरों के प्रति और मंदिरों के विकास के प्रति संवेदनशील है। और आगे भी जो माननीय सदस्य बताएंगे उसके अनुरूप सरकार काम करेगी। नंबर 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्याया वर्णेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कल शिवरात्रि पे करीब 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आएंगे। पिछली हमारी सरकार वसुंधरा राजे जी की सरकार में 80 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। बाकी 13 से 18 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उस राशि को लैप्स कर दी गई। क्या माननीय मंत्री महोदय आप पुनः उस राशि को स्वीकृत करने के आदेश फरमाएंगे? और उस जगह पे 1.5 किलोमीटर मात्र रोड है, वो अगर डिवाइडर बन जाता है तो श्रद्धालुओं को आने जाने में उसकी सुविधा रहेगी। और भी काफ़ी मंदिर हैं, उसमें आप विचार करें और उस राशि को पुनः स्वीकृत करने की क्या मंशा है सर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हमारे देवस्थान विभाग के 593 मंदिर है, उसमें से 552 राजस्थान में है और 41 मंदिर राजस्थान से बाहर है। उन मंदिरों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इस बार बजट में घोषणा की है। 101 करोड़ राजस्थान के मंदिरों के विकास के लिए और 60 करोड़ जो राजस्थान से बाहर है उनके विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। साथ ही साथ में अंशकालीन पुजारी जिनको लंबे समय से वेतन में उनकी वृद्धि नहीं हो रही थी, इसको 5,000 से 2,500 बढ़ाकर 7,500 करने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ में मंदिरों में जो भोग राग के पैसे हैं वो बहुत लंबे समय से 1,500 रुपये दिए जा रहे थे, तो उनको भी सीधा डबल करके 3,000 करने की भी घोषणा की है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में वहाँ पर जो महाकुंभ चल रहा है उस महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक बुला करके वहाँ ये देवस्थानों की जो है ना बहुत सारे निर्णय लिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार सनातन के प्रति भी संवेदनशील है, देवस्थान के प्रति भी संवेदनशील है और आगे भी ऐसी घोषणाएं होती रहेगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ में ये बात भी कहना चाहूँगा जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि झालावाड़ जिले में काया वर्णेश्वर महादेव, इनको मिल गया। झालावाड़ जिले में काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो मंदिर श्री काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर प्रबंध समिति ग्राम क्यारसा तहसील गंगाधार जिला झालावाड़ राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास का मंदिर है। प्रन्यास मंदिर श्री काया वर्णेश्वर महादेव झालावाड़ में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2017-18 में माननीय वसुंधरा राजे की सरकार थी। उस समय बजट मद में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यों की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कार्य की कुल लागत 180 लाख रुपए की स्वीकृति की गई थी, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधित राशि रुपये 20 लाख एवं वर्ष 2018-19 के विरुद्ध 160 लाख रुपए व्यय करने की किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात शासन के पत्रांक 2 देव 20,148 जयपुर दिनांक 15/6/2018 के अनुसार उक्त मंदिर की कार्यकारी एजेंसी RSRDC के स्थान पर देवस्थान विभाग को बनाया गया। हो गया मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये सारी स्वीकृति होने के बाद में भी जो पिछली सरकार थी उन्होंने इस मंदिर के प्रति उदासीनता रखी और बाद में सरकार चेंज हो गई और वसुंधरा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेंज हो गई। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने कांग्रेस की सरकार ने इस काम को कैंसिल किया, इस काम को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो मैं माननीय सदस्य को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति का परीक्षण करवाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत श्रीमती अनीता धन्यवाद। बघेल। धन्यवाद मंत्री महोदय। श्रीमती अनीता बघेल। प्रश्न संख्या 179। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी हाँ, नगरीय विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त घोषणा के तहत अब तक किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगी कि प्रदेश में मातृवन की स्थापना की घोषणा बजट में हुई। ये मातृवन जिले में कहाँ स्थापित हुए, कितने जिलों में स्थापित हुए और अजमेर जिले में मातृवन कहाँ स्थापित करने जा रहे हैं? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन है जो आपके खंड 2 का है, आपने 175 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। 175 करोड़ रुपए में से 43 करोड़ 29 लाख रुपए के काम स्वीकृत हुए, 3 करोड़ 92 हज़ार रुपये के काम प्रगति पर हैं। क्या अजमेर ज़िले में शेष रहे 131 करोड़ में से अजमेर ज़िले में भी पार्क अथवा ग्रीन लंग्स बनाने का मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने जो मातृवन के संदर्भ में प्रश्न किया है, उसमें बताना चाहूँगा कि जिलेवार जो सूची है या तो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा, आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, तो मैंने आपको उत्तर में भी कहा है कि ये कार्य यूडीएच विभाग द्वारा कराए जाएंगे, और मैंने, क्योंकि प्रश्न हमको भेजा गया था, आपको जानकारी दी है, और मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो भी अजमेर से संबंधित कार्य हैं वो माननीय सदस्य को बता दें। साथ ही साथ जो आपका मूल प्रश्न जो मेरी आपसे अभी चर्चा हुई, आप चाह रही हैं कि अजमेर गुलाबवाड़ी नगर वन के बारे में आप जानकारी चाह रही थी, जो आपने पूछा नहीं, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में ये घोषणा की गई थी और उसको लेकर के 50 हेक्टेयर राशि में 2 करोड़ का प्रस्ताव जुलाई माह में भारत सरकार को भेजा गया था, और कुछ क्वेरीज भारत सरकार द्वारा मांगी गई थी, और हमारे अधिकारियों ने बताया कि वो क्वेरीज पूरी करके भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाएगा और काम बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री कंवर लाल। प्रश्न संख्या 3449। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अंता से आने वाले माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा, खंड 1 भवन एवं अन्य स्तर निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। उक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिजन ऑनलाइन माध्यम स्वयं की SSO ID या ई-मित्र से योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु LDMS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। खंड 2 जिला 12 में मंडल द्वारा वर्ष 2020 से दिनांक 15/1/2025 तक 29,418 आवेदनों के स्वीकृत कर राशि 34,55,48,985 व्यय की गई है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 उक्त जिला में उक्त अवधि में योजनाओं के 0 आवेदन लंबित हैं। मंडल की विभिन्न योजनाओं आवेदनों के निस्तारण तथा भुगतान की प्रक्रिया जारी है। योजना आवेदनों का निस्तारण वरीयतानुसार एवं पात्रता अनुसार यथाशीघ्र किया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये पॉइंट नंबर 3 मेरा पहला प्रश्न है। मंत्री महोदय ने बोला है उक्त जिले में उक्त अवधि में योजना में 0 आवेदन लंबित है। फिर नीचे उनकी लाइन लिखी है, मंडल की विभिन्न योजनाओं में आवेदनों को निस्तारण तथा भुगतान प्रक्रिया जारी है। योजना आवेदनों का निस्तारण वरीयतानुसार एवं पात्र अनुसार यथाशीघ्र किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि उनका जो प्रश्न में उन्होंने पूछा, उक्त जिले में उक्त अवधि में कितने पात्र व्यक्तियों को बजट के अभाव में लाभान्वित नहीं किया गया, तो ये है कि बजट के कारण एक भी लाभान्वित लंबित नहीं है। जो प्रक्रिया उसके कारण जो 89 लाख लोग लंबित 89 लाख हुए हैं वो लंबित प्रक्रिया के कारण है, बजट के कारण नहीं है। बजट की सरकार में कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में वास्तविक श्रमिक जो बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, पुलिया बनाने में काम करता है, उसको सर्वे कराकर और उसका इस योजना में आवेदन कराने की क्या प्रक्रिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस योजना में चाहे जिसने आवेदन किया है, जो वास्तविक श्रमिक है, वास्तविक मजदूर है, उसका ठेकेदार के माध्यम से या मकान मालिक उस आवेदनकर्ता को ही उस काम में लगा है ताकि उसको फायदा मिले। इसमें एक और मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि आवेदन कर दिया, लिस्टेड हो गया, और जब वो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो उस ठेकेदार के, उस मकान मालिक के साइन कराने के चक्कर काटता है। उसके पास कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है, कोई दर्ज नाम नहीं होता है, फिर वह साइन करने के, सिग्नेचर करने के पैसा वसूल करता है। क्या सरकार, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस पर रोक लगाने की या रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया करना चाहती है।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, पहले तो जो इन्होंने बात रखी कि इसमें इस तरह की कोई प्रसंग आए, हमारे संज्ञान में नहीं, ऐसा कोई प्रसंग हो तो आप जरूर बताना, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और दूसरा, आपने श्रमिकों के लिए बताया कि श्रमिकों की योजनाओं के लाभ के लिए तो अनेक योजना चल रही है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है, इसमें छात्रवृत्ति दी जा रही है 6ठी से लेकर MA तक। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके श्रमिक के उनके लिए ये श्रमिक कौशल विकास शिक्षा विकास योजना में छात्रवृत्ति दी जा रही है। उसमें वो आवेदन के द्वारा उनको लाभ मिल रहा है, जिसमें 8,000 से अधिकतम 25,000 तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। दूसरी जैसे प्रसूति सहायता योजना है, जिसमें भी महिला श्रमिक कार्ड धारक है उसको 2 बच्चों पर ये राशि मिलती है, पुत्र होने पर 20,000 और पुत्री पर 21,000, जिसमें जन्म पर पहले ही किस्त दी जाती है, दूसरी किस्त 1 साल पूर्ण होने पर, और तीसरी 5 साल एडमिशन में बच्ची लेती है फर्स्ट में, तो उसके तीसरी किस्त तब मिलती है। तो ऐसी अनेक योजनाएं, जैसे हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना है, जिसमें 5 लाख दुर्घटना पे राशि मिलती है, जिसमें 50% कैश और 50% FD है। 3 लाख स्थायी अपंगता, 1 लाख अस्थायी अपंगता और सिलिकोसिस को लेकर भी योजना है। और आपने जो विशेष फोकस था कि किस तरह श्रमिक हो सकता है, उन श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना जो चल रही है, निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना, जिसमें कोई भी श्रमिक है वो उसमें 2,000 रुपये तक के उसमें औजार भी सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है, चाहे 1,000 रुपये की हो चाहे 1,500 की बिल दे, उसमें 2,000 रुपये तक की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। श्री जबर सिंह। प्रश्न संख्या 818। माननीय मंत्री। 1818। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र आसीन में कुल 335 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायकों तथा रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्न तालिका के अनुसार है। आसीन कुल आंगनबाड़ी केंद्र 135, कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 135, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की संख्या 0, कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या 129, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या 6। हुरडा 135 कुल आंगनबाड़ी 131 कुल आंगनबाड़ी केंद्र, कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 130, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की संख्या 1, कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या 126, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या 5। बदनौर कुल आंगनबाड़ी केंद्र 69, कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 68, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की संख्या 1, कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या 58, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या 11। खंड 2 आसीन विधानसभा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय सेवा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के सभी रिक्त पदों को समेकित करते हुए जिला स्तर से विज्ञप्ति जारी करवाकर विभागीय नियम अनुसार चयन प्रक्रिया शीघ्र संपादित कराई जाएगी। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन बना रखी है 800 की जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी, ये जनगणना 2011 की है। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या मंत्री महोदय ये जो 800 की जनसंख्या के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का जो है प्रावधान है, इसको क्या 500 की जनसंख्या पे करने का विचार रखते हैं? ये अलग एक मेरी जानकारी, ये फोटो जो लगा था ये विधानसभा सचिवालय से गलत लगाया है कि मेरे साथी ने यही फोटो दिया है। ठीक कर देंगे। शादी में गया था तब। माननीय मंत्री जी नहीं, अभी बाद में अभी समय है इसी प्रश्न में। फीलिंग सही नहीं आ रही है, कुछ सदस्य उधर बैठ जाए या फिर सामने वालों की तस्वीरें लगा दो। हो गया आपको पूरे माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी नए आंगनबाड़ी के जो नॉर्म्स हैं, खोलने के जो नॉर्म्स हैं, जनसंख्या के जो अनुसार जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, ये भारत सरकार के नॉर्म्स के आधार पर होते हैं।
तो वहाँ जो नॉर्म्स होंगे उसी के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। क्या सरकार ये प्रस्ताव बना करके भेजने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को दोबारा बताना चाहूँगी कि अगर भारत सरकार इस तरह के नॉर्म्स बनाएगी आगे, तो बिल्कुल राजस्थान सरकार भी उन्हीं नॉर्म्स के अंतर्गत नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगी। धन्यवाद। प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 182। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सोजत में राजकीय चिकित्सालयों के निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु विगत 5 वर्षों में बजट आवंटित एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 उप जिला चिकित्सालय सोजत के जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत के उपरांत चिकित्सालय के निर्माण, नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु बजट मद NHM PIP में LMU का निर्माण करवाकर हस्तांतरित किया जा चुका है तथा NHM के अंतर्गत न्यू DDC का कार्य प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार सोजत विधानसभा क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों के निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कुल स्वीकृत राशि 716.94 लाख रुपए दर्शाई गई है। कृपया मंत्री जी ये बताने का श्रम कराएंगे इनमें से अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्ष में विधानसभा क्षेत्र सोजत में निर्माण कार्य के अंदर 477.39 लाख, नवीनीकरण जो है उसमें 239.55 लाख जो है ये खर्चा हो चुका है। और इसके डिटेल्स अगर आप चाहेंगे बिल्कुल कहाँ पर लगे तो माननीय सदस्य को मैं भेज दूँ। माननीय सदस्य और पूछना है? धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगला प्रश्न श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 183। आखिरी प्रश्न है तो हाँ माननीय। चलो आप जितना हाँ पूछो। हाँ नहीं तो मैं फिर उनके प्रश्न नहीं तो मैं पूछूंगा। अरे सुनो भैया, जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्यगण को जवाब देना चाहूँगा। खंड 1 सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरांत उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बंद की गई थी। दिनांक 31/3/2021 को चीनी का आवंटन आदेश जारी किया गया था। उसके पश्चात कोई आदेश जारी नहीं किया गया। खंड 2 जी नहीं, वर्तमान में राशन की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति पुनः शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में कहा कि सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरांत उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी आपूर्ति बंद कर दी गई, तो क्या इस निर्णय से प्रदेश के 6,28,582 अंत्योदय लाभार्थी परिवारों को सस्ती चीनी जो 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 6 किलो चीनी प्रतिमाह मिलती थी वो बंद हो गई, और अब इन गरीब परिवारों को बाजार से 2.5 गुना कीमत पर 42 से 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदनी पड़ रही है? यदि हाँ, तो पूर्ववर्ती सरकार के समय किए गए इस अविवेकपूर्ण गरीब विरोधी निर्णय को वर्तमान सरकार क्यों नहीं बदलना चाहती? इसलिए मेरी मांग है आपसे कि गरीब विरोधी निर्णय को सरकार तुरंत वापस ले और पहले की भांति गरीब परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पुनः चीनी की आपूर्ति की जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण को मैं डिटेल में उत्तर दे दो। डिटेल में उत्तर दे दो ताकि दूसरा पूरक बचे ही नहीं। हाँ पूरा। साहब 7 लाख परिवार हैं और वो बंद कर दिए, आपने कह दिया सक्षम अधिकारी ने बंद कर दिया। अब योजना पूरी उसको दोबारा चालू करने का कोई विचार नहीं है। तो हमारी सरकार तो गरीब कल्याणकारी सरकार है,
मैं चाहूंगा कि इसको आप पुनः चालू करें और इसकी घोषणा यहाँ पर करें। उत्तर दे दें। और इसके साथ उत्तर दें साथ घोषणा। केरोसिन भी उनका चालू उत्तर पूछने दो, उनका उत्तर आने दो माननीय मंत्री जी का। माननीय मालवीय नगर से आने वाले सदस्यगण को बताना चाहूँगा इसके ऊपर जो परिस्थिति बनी जिसकी वजह से चीनी क्यों वितरण बंद किया गया। हाँ, वर्ष 2016-17 तक बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा चीनी का आवंटन जारी किया जाता था, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी देय थी। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा चीनी की नई नीति लागू की गई, जिसके अनुसार मात्र अंत्योदय परिवार को ही 1 जून 2017 से 1 किलो प्रति परिवार प्रति माह के आधार पर चीनी का वितरण किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बारामती एग्रो लिमिटेड व गंगानगर चीनी मिल से अंत्योदय परिवारों हेतु 10,816.66 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2020-21 में प्रथम त्रैमास अप्रैल 2020 से जून 2020 हेतु गंगानगर चीनी मिल से 1520.30 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गई। पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, सुन रहे हो आप? हाँ, पूरा। हाँ, चीनी की आवश्यकता से अधिक क्रय, माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, उसी की पालना कर रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो तो सही। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुनिए। मेरा सीधा प्रश्न है कि 6 लाख से ज्यादा अंत्योदय परिवार जो इससे लाभार्थी थे उनको 18 रुपए किलो चीनी प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी, वो आज वो 42 और 43 रुपए में खरीद रहे हैं। तो क्या इसको पुनः चालू करने का आपका विचार है? यदि है तो कब तक करोगे, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? और जहां तक भारत सरकार का सवाल है, कई राज्यों में इस प्रकार की चीनी वितरित की जा रही है, केवल राजस्थान में पिछली सरकार ने इसको बंद किया। मेरा कहना सीधा सा सवाल है कि आप इसको चालू करोगे कि नहीं करोगे? उत्तर दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आपकी गंभीर विषय सवाल आपने रखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। वैसे भी आप हमेशा गंभीर विषय ही रखते हैं, वरिष्ठ है सबसे, तो उसमें थोड़ा सा मैं जवाब आपको और दे दूं ताकि उसमें सबके समक्ष आ जाएगा। आप तो जानकार हो, बाकी कई नए सदस्य भी हैं, उनको भी ये विषय रहे, क्योंकि कहीं भी क्षेत्र में जाएं तो उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए। तो उसमें जो मैंने बात की थी, गंगानगर चीनी मिल से चीनी खरीदी गई, उसके बाद चीनी की आवश्यकता से अधिक क्रय, चीनी का विक्रय मूल्य 24 रुपये प्रति किलो होना, चीनी की पैकेजिंग 50 किलो की होना, और प्रति FPS अपने परिवारों को, अंत्योदय परिवारों की, अरे मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ जवाब पे। अरे साहब, मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप क्या दे रहे हो? तो दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 लाख परिवार जो आज 18 रुपए किलो में चीनी पहले खरीदते थे, अब वो आपने बंद कर दी। अब उनको बाजार से 42 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। तो क्या आप दोबारा से उचित मूल्य की दुकानों पर ये चीनी वितरित करने का निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए आप। विचार करेंगे, सरकार करेंगे। नहीं, मैं बात कर रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप उत्साहित नहीं होइए, बिल्कुल। आप वरिष्ठ हैं, हम तो आपसे सीखना चाहते हैं। आप 8 बार आए, हम तो ये सीखें कि किस तरह जवाब दें ताकि दूसरे भी सीख पाए। आप तो ज्ञान के भंडारों पर, हम जैसे कई नए हैं उन सबके लिए तो भंडार हो बात का। माननीय मंत्री जी संतुष्ट हैं? मैं जवाब ही दे रहा हूँ। नहीं हो गया ना? नहीं, जवाब नहीं हुआ, जवाब दूंगा मैं इनका। हाँ, नाम दे दीजिए। अच्छा, जवाब दे रहा हूँ मैं। 2 प्रश्न और हैं। नहीं, तो जवाब दे रहा हूँ मैं। माननीय अरे भाई, माननीय आप चालू करोगे कि नहीं करोगे? जवाब है माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने प्रश्न पूछा, 6,28,582 अंत्योदय लाभार्थियों को चीनी बंद करने का जो विषय रखा, मैं आपको माननीय सदस्यगण को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से कार्य शुरू किया जा रहा है, उसमें इसके वितरण प्रारंभ करने का विचार सरकार रख रही है। धन्यवाद। श्री चेतन पटेल, श्री मनीष यादव, चूंकि सदन जो है यह प्रश्न सदन की प्रॉपर्टी है, इसीलिए चूंकि माननीय सदस्य नहीं है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए उस प्रश्न को मैं ही पूछ लेता हूं। श्री मनीष यादव, प्रश्न संख्या 185, दीजिए उत्तर। वन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, वर्ष 2024-25 में
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर 2.50 करोड़ पौधे तथा विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों, आमजन आदि द्वारा 4.72 करोड़ पौधे रोपित कर कुल 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 टेबल कर दिए। प्रश्न समय हो गया। ठीक है सर। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री भगवान राम सैनी या 2 अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 21 फरवरी 2025 की रात झुंझुनू जिले में गोठरा थाना क्षेत्र के पहाड़ला गांव में माउंटेन होटल में घटित घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पीतमराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्लानी में पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्राम बिलड़ी एवं ग्राम पंचायत पालवाड़ा में आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थामरचंद सदस्य की ओर से दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के झलारा ब्लॉक में महाविद्यालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से पंचायती राज चुनाव में 1995 के बाद तीसरी संतान होने संबंधी नियमों में शिथिलता प्रदान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर ऋतु बनावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन जीएसएस के निर्माण कार्यों में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर के कुंडला गांव में नगर परिषद द्वारा स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल भराव क्षेत्र में स्थित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री चंद्रभान सिंह चौहान, डॉक्टर ऋतु बनावत एवं डॉक्टर प्रियंका चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चुरू जिले में बीमा कंपनी द्वारा फसल खराबे का क्लेम नहीं दिए जाने के संबंध में श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ में नशा मुक्ति अभियान चलाकर मादक पदार्थों पर रोक लगाने के संबंध में श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से बिलाड़ा एवं पिपाड़ शहर में अमृत 2 योजना के तहत पेयजल व्यवस्था के संबंध में श्री धर्मपाल सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पुनः प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में श्री अंशुमान सिंह भाटी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कोलायत में डीएमएफटी में प्राप्त राजस्व का खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही उपयोग किए जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सादलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादलपुर में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री कैलाश चंद्र वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बगरू में लैंड पूलिंग योजना के से प्रभावित काश्तकारों की मांगों के संबंध में श्री अरुण चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पचभद्रा में सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना बनाने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से कोटा शहर में कोचिंग छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु प्रभावी योजना बनाने के संबंध में श्री जबर सिंह सांखला सदस्य की ओर से जवाई परियोजना की डीपीआर में आसीन के खारी बांध को जोड़े जाने के संबंध में श्री हंसराज मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सपोटरा में वन भूमि एवं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का सीमांकन कार्य किए जाने के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से बूंदी में नगर विकास न्यास का गठन एवं मिनी सचिवालय की स्थापना किए जाने के संबंध में श्री मोतीराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रेवदर की सुकड़ी सेलवाड़ा सिंचाई परियोजना की क्षतिग्रस्त नहरों में वितरकाओं की मरम्मत हेतु बजट आवंटन करवाए जाने के संबंध में श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नड़ सदस्य की ओर से गबन के आरोपी अधिकारी को उसी कार्यालय में
पद स्थापित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयलाल बडाना सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में गाढ़ड़ी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 25/2/26 को शून्यकाल में बोलने हेतु 32 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार है। श्री गोविंद प्रसाद जल संरक्षण नीति बनाए जाने के संबंध में, डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर शहर में CFCD परियोजना के अंतर्गत निर्धारित 280 किलोमीटर की नालियों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रविंद्र भाटी पश्चिम राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर ख्याला मठ और गरीबनाथ जी के मंदिर में जीर्णोद्धार और व्यवस्थाओं के संबंध में, श्री प्रताप लाल भीड़ गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के धोलिया जी पर्वत को पर्यटन क्षेत्र में के रूप में विकसित करने के संबंध में, माननीय श्री चंद्रभान सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज पर नगरपालिका में और सहकारिता में जब किसी के 3 बच्चे होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उसके पहले 4 लड़के हो, 5 लड़के हो, 10 लड़के हो, या तो MLA MP के भी तीसरी संतान वाला नियम लागू होना चाहिए। 10 किसके भाई? और नाम तो मैं काउंट करूं, अच्छी बात नहीं है, पर माननीय अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश में कम बढ़ रही है, या तो आप तीसरी संतान वाला मामला पंचायत राज में खत्म करें, नगरपालिका में खत्म करें, या सहकारिता में खत्म करें, या अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो MLA, विधायक और सांसद में भी आप लागू करवाएं। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लंबे टाइम से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पा रहे। काफी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके तीसरी संतान होने की वजह से 2-2 लड़कियां हो गई और लड़के के इंतजार में 3-3, 4-4 लड़के हो गए जो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसको संशोधन करते हुए, इसको प्रस्ताव लेते हुए सरकार तीसरी संतान वाला मामला हटाते हुए आने वाला पंचायत राज चुनाव में तीसरी संतान वाला 3 संतान हो, 4 संतान हो, 5 संतान हो, 6 संतान हो, 10 संतान हो, वो चुनाव पंचायत राज का भी लड़े, नगरपालिका के भी लड़े, सहकारिता के भी लड़े। ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में आना चाहिए। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी बैठे हैं। आप, ये बहुत गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले को आप लेते हुए एक प्रस्ताव आप लाएं। मदन जी दिलावर भी पंचायत राज मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा, मैंने इनसे मिला भी था पंचायत राज मंत्री से, उन्होंने कहा कि जो पंचायत राज में तीसरी संतान वाला मामला है, आने वाले पंचायत राज चुनाव में हटाएंगे, नगरपालिका चुनाव में हटाएंगे, जनसंख्या की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि इस कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार सुने और सरकार को संज्ञान में लाएं कि आने वाले दिनों में इस तीसरी संतान वाला मामला जो है उसको हटाते हुए, या विधायक अगली बार जो भी विधायक बनेगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, जो लोकसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, या राज्यसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान का मामला लागू होगा। या तो ये उन लागू करवाए, या पंचायत राज चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव चुनाव में भी तीसरी संतान वाला जो आपने राइडर लगा रखा है वो राइडर हटाएं। धन्यवाद। डॉक्टर रितु बनावत साहब, सरकार जवाब दे रही साहब, सरकार जवाब दे रही साहब, दे रहे साहब दे रहा हूँ साहब, माननीय सदस्य, सरकार जवाब देना चाह रही है साहब, जवाब देना चाहती है। दे दो साहब, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे दो साहब। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध ये है, इसमें बोला थोड़ी उत्तर देते हैं क्या? नहीं, उत्तर नहीं, एक निवेदन कर रहा हूँ। माननीय सदस्य का विषय बड़ा गंभीर है और ये विषय कोई किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है, ये विषय आम जन से संबंध रखता है। राजस्थान सरकार इस संबंध में गंभीर भी है और नौकरी में प्रमोशन के विषय में ये भी राइडर था, उसको राजस्थान सरकार ने हटाया है। इसीलिए आपने जो विषय रखा है
उसकी गंभीरता को देखते हुए ये परिपाटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने विशेष परिस्थिति में जवाब देने की अनुमति दी है, सरकार इसका संज्ञान लेगी। धन्यवाद। डॉक्टर ऋतु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इन्होंने लड़कियों की बात कही, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये एक्सपंज कराया जाए, लड़की सब एक्सपंज कराया जाए अध्यक्ष महोदय। संज्ञान में आ गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना उपखंड में 50,000 से भी ज़्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और समय समय पर बिजली तंत्र विकसित करने के लिए जीएसएस की घोषणा वहां पर की गई। पिछले सरकार के समय में जिन जीएसएसओ की घोषणा हुई उनका धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण से उनकी सरकार की प्रायोरिटी भी नहीं थी कि इस तरह को कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के क्षेत्र में डेवलप किया जाए। 132 केवी का जीएसएस हमारे यहाँ रुदावल में घोषित किया गया, उसका काम आज दिन तक भी पूरा नहीं हुआ है। लाइनें नहीं डली है और लगातार मेरा क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों से आग्रह भी रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि 132 का जो जीएसएस है उसका काम पूरा कराया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में किसानों को ट्रिपिंग में आ रही समस्याओं को लेकर राहत मिल सके। साथ ही 3311 के जीएसएस जो निभेरा में है उसमें भी लाइन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कपूरा मलुका में जो जीएसएस है वो बनकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसको भी चालू नहीं किया गया है। मेरा निवेदन सरकार से रहेगा कि इन जीएसएसओ का काम पूरा हो जाए तो क्षेत्र की जनता को बहुत सहूलियत बिजली के क्षेत्र में मिलेगी। रामपुरा का एक जीएसएस मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो डांग इलाके में है, बिजली तंत्र को विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, उसमें जीएसएस की बिल्डिंग तैयार हो गई है, लेकिन वन विभाग और बिजली विभाग के गतिरोध के कारण वहां पर लाइन नहीं डल पा रही है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए ताकि डांग क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सके और इन जीएसएस का काम पूरा होने से मेरे क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति होने से लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, क्योंकि बिजली की वजह से हमारे यहाँ पर टेम्परेचर भी हमेशा हाई रहता है। चाहे वो सर्दियों का टाइम हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण किसानों को पानी देने में समस्या आती है, और बिजली के टाइम पे भी गर्मियों के समय में भी बिजली का जो टेम्परेचर है वो तापमान जो है बहुत हाई रहने की वजह से उस समय भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो मेरा निवेदन है कि बिजली तंत्र को ढंग से विकसित किया जाए और जनता में इस वजह से रोष भी व्याप्त रहता है। विधानसभा में बिजली को लेकर बहुत संकट है। मैं यही निवेदन करूंगी कि इसको जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान किया जाए। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर मुझे दिया। मैं बाड़मेर विधानसभा से आती हूं, जहां पिछले 15 साल से कांग्रेस के विधायक रहे। पिछले 15 साल से कांग्रेस का ही नगर परिषद का बोर्ड रहा। कांग्रेस के ही विधायक ने बाड़मेर नगर परिषद पे सबसे भ्रष्ट नगर परिषद होने का आरोप इसी सदन में लगाया। कांग्रेस के ही पार्षदों ने इसी कार्यकाल में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और उसी का एक ये हमारे सामने उदाहरण है कि नगर परिषद द्वारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आज के दिन बाड़मेर में कुडला गांव में है, जो बाड़मेर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है और बाड़मेर की जनता को जो परेशानी हो रही है, ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही एक उदाहरण हमारे सामने है। 2015 में इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हुई थी। इसको बनाया गया था, रोडेप ने बनाया था, और 5 साल तक उन्होंने ही इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम किया। जब 2021 में नगर परिषद बाड़मेर को ये सुपुर्द किया गया, 2021 के बाद से ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा है, और ये प्लांट जो बना था तो ये जल भराव की क्षेत्र में बना था। तो बारिश की स्थिति में तो ये हालत हो जाती है कि सीवरेज का पूरा पानी और बारिश का पूरा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। चूँकि ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा तो साफ़ पानी की तो हम सोच ही नहीं सकते। वो गंदा पानी, वो बदबूदार पानी, वो केमिकल युक्त पानी
वहाँ के आसपास के क्षेत्र में 50 हेक्टेयर की ज़मीन पे वो लोग वहाँ पर खेती कर रहे हैं, जीरा उगा रहे हैं, सरसों उगा रहे हैं और वही सब्ज़ी वहाँ मार्केट में बेचने जा रही है। वहाँ मच्छर उत्पन्न हो गए, दुनिया भर की बीमारियाँ हो गई। तो मेरी ये सरकार से अनुरोध है कि आने वाले समय में रोडे फेज़ 4 में इसका उन्नयन की भी प्रस्तावना की गई है, लेकिन आज के दिन भी ये प्लांट काम नहीं कर रहा है। तो मेरा ये सरकार से आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि एक नए सिरे से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की DPR तैयार करवाई जाए और सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर तकनीक के तहत पर एक नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाए ताकि बाड़मेर की जनता को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। 295 श्री पूसाराम गोदारा, श्री राजेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 295 के तहत नशे में गिरफ्त युवा पीढ़ी को बचाने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मैं आपका ध्यान विधानसभा क्षेत्र महुआ सहित राजस्थान पूरे प्रदेश की जो गंभीर समस्या के बारे में बताना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी का नशे की तरफ पलायन करना, युवाओं और नशे के आदी लोगों का दूध, दही, घी आदि चीज़ों से ध्यान हट गया है और शराब, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, चरस, नशीली दवाएं और विभिन्न प्रकार के नशों का उपयोग शौक से करते हैं, जिनसे स्वयं तथा परिवार के साथ सामाजिक जीवन में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। नशे के आदी लोगों को जब नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वे लोग चोरी, डकैती, लूटपाट और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं तथा राहगीरों के साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं। कई बार तो मरने मारने की स्थिति पर आ जाते हैं। जब ये स्थिति ज़्यादा खराब होने लगती है तो माँ बाप अपनी युवा संतान को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देखकर असहाय होने लगते हैं। नाबालिग बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बहन बेटियां कम उम्र में विधवा हो रही हैं, समाज में भय का वातावरण बन रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय आबकारी मंत्री जी से निवेदन है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में जो जड़ों में फैलने वाला जगह जगह अड्डे, अवैध रूप से गांव, ढाड़ियों, गलियों तथा घरों में मिलने वाली शराब, अफीम, स्मैक, चरस, भांग आदि जैसी मादक पदार्थों का अभियान चलाकर और औचक निरीक्षण करवाकर वहां हो रही अवैध नशाखोरी को बंद करने एवं युवा पीढ़ी को बचाने तथा नशा मुक्त करवाने के लिए महुआ में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत उठाए जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख बिलड़ा शहर एवं पिपाड़ शहर में अमृत 2 योजना के तहत पेयजल व्यवस्था के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बिलड़ा में बिलड़ा शहर की बिखरी आबादी को लाभान्वित करने हेतु बिलड़ा शहर की पुनर्गठित योजना अमृत 2 के अंतर्गत राशि रुपये 12 करोड़ की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दिनांक 6/2/23 को जारी की गई थी। तत्पश्चात योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता शहर एवं NRW राजस्थान जयपुर तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 7564-71 दिनांक 10/9/24 को 1131.13 लाख की राशि जारी की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त योजना निविदा प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त बजट सीमाओं की वजह से बिलड़ा शहर की शेष बचे लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसी आबादी को लाभान्वित करने हेतु लगभग 15 किलोमीटर राइजिंग मैन पाइपलाइन, 50 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन एवं 2 उच्च जलाशय की ओर आवश्यकता रहेगी, जिसकी अनुमानित राशि रुपये 20 करोड़ रहेगी। इसके साथ ही पिपाड़ शहर की आबादी को लाभान्वित करने हेतु पिपाड़ शहर की पुनर्गठित योजना अमृत 2 के अंतर्गत 810 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 6/2/23 को जारी की गई। योजना की तकनीक की स्वीकृति मुख्य अभियंता शहरी एवं NRW के द्वारा 30/8/24 को 773.18 लाख की राशि जारी की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त योजना निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें भी अतिरिक्त बजट सीमाओं की वजह से पिपाड़ शहर
की शेष बचे लगभग 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसी आबादी को लाभान्वित करने हेतु लगभग 10 किलोमीटर राइजिंग मैन पाइपलाइन, 40 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन एवं 2 उच्च जलाशयों की और आवश्यकता रहेगी, जिसकी अनुमानित राशि रुपए 15 करोड़ रहेगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको जल्दी स्वीकृत करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। धर्मपाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है। महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि विगत सरकार ने कुलपति सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। छात्र संघ चुनाव के संबंध में उक्त तर्क पूर्णतः औचित्यहीन है। महोदय, सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व के विकास के लिए छात्र संघ चुनाव कराए जाना युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर के अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र राजनीति से ही निकले हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज भी ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र चुनाव अपरिहार्य है और अनिवार्य हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव प्रारंभ कराए जाएं। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अंशुमान सिंह भाटी। अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख, डीएमएफटी में प्राप्त राजस्व राशि का उपयोग अनुपातित रूप से खनन से प्रभावित क्षेत्रों में किए जाने के संबंध में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2024 को डीएमएफटी के नए नियम लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। डीएमएफटी निधि का न्यूनतम 70% राशि खदानों की सीमा से 15 किलोमीटर तक खनन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के प्रवेश क्षेत्र की सीमा से अधिकतम 25 किलोमीटर दूर है, इनमें डीएमएफटी निधि का अधिकतम 30% राशि दिए जाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छता आदि में कुल राशि का न्यूनतम 70% व्यय करना अनिवार्य किया गया था तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे सड़क, सिंचाई आदि में अधिकतम 30% राशि का व्यय किया जाना था। कोलायत बीकानेर जिले का खनिज केंद्र है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि कोलायत खनन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। सरकार को सर्वाधिक सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व प्रदान करता है। वर्ष 2021 से अक्टूबर 2023 तक जिले की कुल प्राप्त डीएमएफटी लगभग 53 करोड़ में 62.88% योगदान कोलायत विधानसभा क्षेत्र का था। उसके बावजूद कोलायत विधानसभा क्षेत्र को मात्र डीएमएफटी का 31.6% की राशि ही दी गई। कई बार डीएमएफटी उन क्षेत्रों को दे दिया जाता है जहां पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी खनन कार्य हुआ ही नहीं। मेरा अनुरोध है कि जिन क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई तथा जिन ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो दिन रात खनन से होने वाले धुएं, प्रदूषण और शोर शराबे के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन प्रभावित लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए डीएमएफटी राशि का अधिकतम उपयोग करा जाए। डीएमएफटी फंड का वितरण प्रभावित क्षेत्रों के संबंधित योगदान के अनुपात में करा जाए। धन्यवाद। अगला नाम पुकारो। उसके पहले एक सूचना है कि सबके पास सुबह बुलेटिन पहुंच गया है जिसमें 28 तारीख से डिमांड्स पर चर्चा होगी। क्योंकि हमेशा 48 घंटे पहले कट मोशन देना होता है, तो 26 की कल छुट्टी है। कोशिश करें कि आज ही दे करके जाएं। हालांकि कल एक व्यक्ति यहाँ पे रहेगा और वो 1 बजे तक आपके कट मोशन रिसीव करेगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि फिर अपन कहें कि सूचना नहीं हुई। बाकी तो सब जगह कटौती मोशन डिमांड के 48 घंटे पहले नीचे कमरे में देने होते हैं। श्री मनोज कुमार।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव संदर्भ उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र शादुलपुर का क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है एवं ग्रामीण प्रवेश की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्षेत्र के आवागमन के लिए सुदृढ़ सड़कों का होना बहुत जरूरी है एवं पंचायतों का विस्तृत क्षेत्र है एवं ग्राम पंचायत में 4 से 7 गांव शामिल हैं, जिससे पंचायतों को जोड़ना भी आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में निम्न अनुसार स्वीकृत मिसिंग लिंक में प्रदान करने का श्रम करें। हिसार राजगढ़ के राजगढ़ मध्य NH 52 से लुटाना अम्मीचंद अनुमानित 1.5 किलोमीटर, गवाड़ीसर से झुंपा हरियाणा बॉर्डर तक अनुमानित 2 किलोमीटर, बिरान से हरियाणा बॉर्डर बहल तक अनुमानित 2 किलोमीटर, चुपगियागढ़ से रेलवे स्टेशन तक अनुमानित 1.5 किलोमीटर, रियाऊ टिब्बा से राजकीय विद्यालय तक अनुमानित 1.5 किलोमीटर, बालान से हरियाणा बॉर्डर बहल तक अनुमानित 1 किलोमीटर, रामपुरा से हमीरवास सड़क के मध्य से किरतान तक अनुमानित 2 किलोमीटर, रागा छोटी से जाटुआस तक अनुमानित 4 किलोमीटर, कांदरान से जाटुआस तक अनुमानित 4 किलोमीटर, ढाणी मोजी से दंदेऊ मोहन सिंह तक वाया नीम का बास अनुमानित 4 किलोमीटर, रड़वा से लंबोर छोटी तक अनुमानित 4 किलोमीटर, हरपाड़ू कुबड़ी से लंबोर छोटी तक अनुमानित 4 किलोमीटर, कांदरान से कालरी तक अनुमानित 4.5 किलोमीटर, बघेला से नांगल छोटी तक अनुमानित 5 किलोमीटर, चांदगोठी से सुलखड़िया बड़ा वाया अंबेडकर भवन चांदगोठी तक अनुमानित 5 किलोमीटर, कांजनबाद से चैनपुरा बड़ा तक अनुमानित 5 किलोमीटर, बालान से गुगड़ुआ तक अनुमानित 6 किलोमीटर, समरपुरा से राउतसुर कुंजला रोड तक अनुमानित 4 किलोमीटर। अंतः विशेष उल्लेख की मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शादुलपुर में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री कैलाश चंद वर्मा। राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष प्रस्ताव। लैंड पुलिंग योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र बगरू के ग्राम तेजावाला, अचरावाला, अभेपुरा में प्रभावित काश्तकारों की मांगों के संबंध में महोदय, विधानसभा क्षेत्र बगरू के ग्राम तेजावाला, अचरावाला, अभेपुरा में प्रदेश सरकार द्वारा लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत प्रभावित काश्तकारों की निम्नांकित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। लैंड पुलिंग योजना में किसानों से किए जाने वाला विकास शुल्क लीज मनी पूर्णतः माफ हो। उक्त योजना के प्रभावित भूमि धारकों को सामूहिक पट्टा नहीं देके जमाबंदी के अनुसार अलग अलग पट्टे दिए जाएं। खातेदारों को कम से कम 10% व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जाए। प्रभावित खातेदारों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर मौके पर ही पट्टे वितरित किए जाए। उक्त योजना से प्रभावित खातेदारों को मकान, कुएं, बाड़ा सहित अन्य प्रभावित निर्माण का 100% मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। श्री अरुण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र पचपदरा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र जैसे बालोतरा शहर, जसोल, पचपदरा, सिंडली, कीतपाड़ा, कतवारी, आकड़ली, हेमपुरा, भांडियावास, उमरलाई, पारलू, कनाना, खारवा, काकराला, सरूपरा, रणिया देसीपुरा, ग्वालनाडा, डोली, थोब, जास्ती, रोडवा, बुड़ीवाड़ा, जागसा, कीटनोद, आसोत्रा, मूल की ढाणी, बादुकावाड़ा, सरवड़ी और कुड़ी आदि गांवों में स्थानीय कार्मिकों को पानी डिस्ट्रीब्यूट करने एवं उम्मेद सागर दवा परियोजना पर L&T कंपनी के खराब वितरण प्रणाली तथा इस पेयजल लाइन पर लगे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के द्वारा एवं पोखरण फलसूंड योजना के बार बार पाइप लीकेज होने के कारण कई स्थानों पर 15 से 20 दिन में पानी आता है। कई स्थानों पर दोनों योजनाओं के चालू हो जाने के उपरांत भी आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है। साथ ही मेरे विधानसभा में कर्मचारियों के पद भी रिक्त होने से भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अतः नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में पानी की सुचारू आपूर्ति करने हेतु आपके मार्फत निवेदन है कि समस्या का तुरंत निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाने
का आदेश करावे। उम्मेद सागर दवा परियोजना के समानांतर एक नई पानी की पाइपलाइन तथा नर्मदा नहर का पानी सिवाना एवं पचपदरा विधानसभा में लाने हेतु नई कार्य योजना बनाने का निर्देश दिलावें। धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। श्री प्रताप सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कोटा शहर में कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं के बीच मानसिक दबाव और तनाव के मामले में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप आए दिन कोटा में कई छात्र व छात्राओं ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। यह एक गंभीर और चिंताजनक मामला है जो राज्य सरकार की शिक्षा नीति और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कोटा शहर कोचिंग संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कोटा में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें मानसिक दबाव, प्रतियोगिता का अत्यधिक बोझ और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई हत्या के मामलों में समाज और सरकार को गंभीर चिंतन में डाल दिया है। छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाओं का विस्तार, कार्यशालाएं, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी बच्चे संपन्न परिवार से नहीं होते हैं, कुछ बच्चे गरीब परिवार से भी आते हैं। संस्थानों द्वारा फीस अधिक लेने की वजह से गरीब परिवार के बच्चे मानसिक दबाव महसूस करते हैं। भविष्य में कोई छात्र आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए, इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जानी चाहिए और उसका कठोरता से पालन करवाया जाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि कोटा शहर में कोचिंग करने वाले छात्रों की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु प्रभावी योजनाएं बनवाए जाने का श्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जबर सिंह सांकला। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी विधानसभा की एक महत्वपूर्ण मांग को नियम 295 के तहत सदन में रखने का मौका दिया। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव जवाई परियोजना की डीपीआर में खारी डैम को जोड़ने के संबंध में यह है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र आसीन में पिछले 40-50 वर्षों से पानी नहीं होने से अकाल से ग्रस्त है। यहाँ के हजारों किसान व युवा रोजगार हेतु अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। व खेती की उपजाऊ जमीन भी पानी के अभाव में बंजर हो रही है। राजस्थान सरकार वर्तमान में ईआरसीपी योजना के तर्ज पर माही सोम कमला नदी जोड़ने की जवाई परियोजना की डीपीआर बनाई जा रही है, जिसमें भीलवाड़ा जिले का मेजा डैम को भी सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में मेरे विधानसभा क्षेत्र की अकाल की गंभीर समस्या को देखते हुए उक्त परियोजना में मेजा डैम से खारी डैम को भी सम्मिलित किया जावे, जिससे मेरी विधानसभा क्षेत्र के आसिंद के 200 किलोमीटर परिधि में किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। क्षेत्र में किसानों व युवाओं का पलायन रुकेगा तथा रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। अतः माही जवाई परियोजना की डीपीआर में आसिन के खारी डैम को जोड़ने की कृपा कराकर मेरी विधानसभा वासियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। श्री हंसराज मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पहचाने गए पर्यावरणीय संसाधन है, जिनका मूल्य अतुलनीय है और जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें भूदृश्य, वन्यजीव, जैव विविधता, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक मूल्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार देश के संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर न्यूनतम 1 किलोमीटर का पारिस्थितिकी तंत्र संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी स्थायी ढांचा, स्थायी निर्माण कार्य एवं खनन कार्य प्रतिबंधित है। करौली जिले का अधिकांश भूभाग, विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र सपोट्रा का संपूर्ण भाग डांग क्षेत्र है। यहाँ लोगों के जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त खनन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधानसभा क्षेत्र सपोट्रा का
अधिकांश भाग वन भूमि है जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित है, परंतु वन भूमि एवं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का सीमांकन नहीं होने के कारण वन विभाग द्वारा संपूर्ण भूभाग को स्वयं के अधिकार क्षेत्र में बताया जाकर आबादी क्षेत्र में आवश्यक संरचनाओं के निर्माण एवं पहाड़ी क्षेत्र में खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे वन विभाग के अधिकारियों एवं आमजन के बीच आए दिन टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मैं सदन के माध्यम से लोक हित के इस मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि वन भूमि के साथ ही पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ का निर्धारण किया जाकर सीमांकन कराया जावे, जिससे क्षेत्र में खनन व्यवसाय में प्रगति होकर लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री मोतीराम, श्री मोतीराम, श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर, श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर, श्री उदयलाल बडाना। अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महोदय जी, मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूं और भीलवाड़ा में गाडी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा गाडी समाज को MBC में शामिल किए जाने हेतु गजट नोटिफिकेशन संख्या 83-573 दिनांक 28/11/2012 द्वारा आरक्षण दिया गया था। बाद में 2013 में OBC लिस्ट में पूर्विया धनगर के साथ गाडरी को कोष्टक में गाडरी जाति को भी उसके साथ जोड़ दिया गया था, जिससे यह साबित होता है कि मूल जाति गाडरी है और धनगर पूर्विया गाडरी इस जाति का सरनेम है। इस कारण उक्त समाज को पूर्विया गाडरी कोष्टक में गाडरी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वर्ष 2013 में OBC लिस्ट में पूर्विया धनगर के साथ गाडरी जाति अंकित है, जो मूल जाति के होने के कारण गाडरी का कोष्टक हटाए जाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करें तथा MBC की सूची क्रमांक 5 पर गाडरी अंकित होने से गडरिया गाडरी कोष्टक गाडरी के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके एवं जनता को आरक्षण का लाभ मिल सके। साथ ही राजस्थान सरकार की सूची संख्या क्रम संख्या 81 पर अंकित जाति कोतवाल कटवाल, अंग्रेजी में भी है KOTWL और KATWL, और सभी समाज बंधुओं का उपनाम कटवाल है, इसको भी कटवाल ही रखा जाए। धन्यवाद। पर्ची श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश व प्रदेश में जल की बहुत बड़ी